सुप्रभात छात्रों। आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक रंगोली के पाठ 3 गुलेलबाज लड़का का अध्ययन करेंगे। यह पाठ एक कहानी है जो भीष्म साहनी ने लिखी है। भीष्म साहनी लेखक बताते हैं कि जब वो 6ठी कक्षा में पढ़ते थे तो उनके साथ तरह तरह के सहपाठी थे, यानी क्लासमेट थे। उनमें से उनका एक सहपाठी था बोधराज। उससे सब बच्चे डरते थे। वह बड़ा ही जालिम लड़का था। गली की नाली पर जब बर्रे आकर बैठते तो वह नंगे हाथों से उन बर्रों को पकड़ लेता और उनका डंक निकाल देता और फिर बर्रे की टांग में धागा बांधकर उसे पतंग की तरह उड़ाने की कोशिश करता। बाग में जाता तो फूल पर बैठी तितली को पकड़कर उंगलियों के बीच मसल डालता या तितली में पिन खोसकर उसे अपनी कॉपी में टाँक लेता। सारा वक्त उसके हाथ में गुलेल रहते थे और उसका निशाना अचूक था। पेड़ के नीचे खड़े होकर वह ऐसा निशाना बांधता कि दूसरे ही क्षण पक्षियों की चोंचों सुनाई देती और घोंसलों में से तिनके टूट टूट कर हवा में छितरने लगते, या वह झट से पेड़ पर चढ़ जाता और घोंसलों में से अंडे निकाल लाता। जब तक वह घोंसलों को तोड़ फोड़ नहीं डालता उसे चैन नहीं मिलता था। लेखक बताते हैं कि उसे कभी भी कोई ऐसा खेल नहीं सूझता था जिससे किसी को कष्ट न पहुंचाया गया हो। बोधराज की माँ उसे राक्षस कहती थी, राक्षस कहकर पुकारती थी। बोधराज जेब में तरह तरह की चीज़ें लेकर घूमता था। कभी मैना का अंडा लेकर घूमता तो कभी तरह तरह के कांटेदार झाऊ चूहे। बोधराज जेब में इतनी सारी चीज़ें लेकर के घूमता था कि उससे सभी छात्र डरते थे। स्कूल के बाद सभी बच्चे अपने अपने घरों को चले जाते, मगर बोधराज जाने कहाँ घूमता रहता। कभी कभी वह लेखक को तरह तरह के किस्से सुनाता। एक दिन कहने लगा, हमारे घर में गोह रहती है। जानते हो गोह क्या होती है? नहीं तो क्या होती है गोह? गोह सांप जैसा एक जानवर होता है, बलिष्ठ, भर लंबा, मगर उसके पैर होते हैं, 8 पंजे होते हैं। सांप के तो पैर नहीं होते ना। हम सिहर उठे। चोर अपने पास गोह रखते हैं। वे दीवार फांदने के लिए गोह का इस्तेमाल करते हैं। वे गोह की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं और फिर जिस दीवार को फांदना हो रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोह अपने पंजों से दीवार को पकड़ लेती है और उसका पंजा इतना मजबूत होता है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो वो दीवार को नहीं छोड़ती। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार को फांद जाते हैं। फिर दीवार को तुम्हारी गोह छोड़ती कैसे है? लेखक ने पूछा। फिर ऊपर पहुंचकर चोर उसे थोड़ा सा दूध पिलाते हैं। दूध पीते ही गोह के पंजे ढीले पड़ जाते हैं और वो दीवार को छोड़ देती है। इसी तरह के किस्से बोधराज लेखक और उसके सहपाठियों को सुनाता रहता था। उन्हीं दिनों लेखक के पिताजी की तरक्की हुई और वो लोग एक बड़े घर में जाकर रहने लगे। वहाँ बोधराज भी आने जाने लगा। उसे मालूम हो गया कि यहाँ शिकार अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस पुराने घर में और घर के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले थे। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा गोदाम था। यहाँ पर कबूतरों का डेरा था। वहीं पर टूटे रोशनदान के पास मैना का भी एक घोंसला था। कमरे के फर्श पर पंख और टूटे अंडे और घोंसलों के तिनके बिखरे रहते। बोधराज आता तो लेखक उसके साथ घूमने निकल जाता। लेखक की माँ को लेखक का बोधराज के साथ घूमना पसंद नहीं था। वह जानती थी कि वह अकेला घर में पड़ा पड़ा क्या करेगा। लेखक की माँ भी बोधराज को राक्षस कहकर पुकारती थी और लेखक को और उसको बहुत समझाती थी कि निरीह जानवरों को तंग ना किया करें। एक दिन लेखक की माँ लेखक से बोली, अगर तुम्हारे दोस्त को घोंसले तोड़ने में मज़ा आता है तो उससे कहो कि हमारे घर के घोंसले साफ कर दे। मगर माँ, तुम तो खुद ही कहती हो कि जो घोंसले तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। मैं यह थोड़े ही कहती हूँ कि पक्षियों को मारे। वह तो पक्षियों पर गुलेल चलाता है, उन्हें मारता है। घोंसला हटाना तो दूसरी बात है। जब बोधराज घर पर आया तो लेखक उसे गोदाम में ले गया। शाम हो रही थी। कमरे में पहुँचे
तो बला की बदबू आ रही थी और फर्श पर बिखरे पड़े थे पंख और पक्षियों की बीट। सच पूछो तो लेखक डर गया। लेखक ने सोचा कि यहाँ भी बोधराज अपना घिनौना शिकार खेलेगा। यह घोंसलों को तोड़ मोड़ कर गिराएगा, उनके अंडे तोड़ेगा, ऐसी सभी बातें करेगा जिनसे लेखक का दिल दहकता था। न जाने माँ ने क्यों कह दिया कि इसे गोदाम में ले जाओ और इससे कहो कि गोदाम में घोंसले साफ कर दे। मैंने बोधराज की ओर देखा तो उसने गुलेल संभाल ली और बड़े चाव से छत के नीचे मैना के घोंसले की ओर देख रहा था, जिसमें से उभरे हुए तिनके और रुई के फाहे नजर आ रहे थे। कबूतर अलग से दूसरी ओर शहतीर पर गुटरगू करते हुए मटर गश्ती कर रहे थे। घोंसले में मैना के बच्चे हैं, बोधराज ने कहा और अपनी गुलेल साथ ली। तभी मुझे घोंसले में से छोटे छोटे बच्चों की पीली पीली नन्ही नन्ही चोंच झांकती नजर आई। इनके माँ बाप कहाँ हैं? लेखक ने पूछा। चुग्गा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, कहते हुए बोधराज ने गुलेल उठाया। लेखक उसे रोकना चाहता था कि घोंसले पर गुलेल ना चलाए, पर तभी बोधराज की गुलेल से फर्र की आवाज़ निकली और उसके बाद जोर की टन की आवाज़ आई। गुलेल का कंकड़ घोंसले में लगकर सीधा टीन की छत पर जा लगा। तभी बोधराज ने गुलेल से एक और वार किया। अब की बार कंकड़ क्षैतिज से लगा। बोधराज अपने अचूक निशाने पर अकड़ा करता था। 2 निशाने चूक जाने पर वह बौखला उठा। अब की बार वह थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा। जिस वक्त मैना के बच्चों ने चोंच फिर से उठाई, उसी समय बोधराज ने तीसरा वार किया। अब की बार कंकड़ घोंसले के किनारे पर जा लगी। 3-4 तिनके और रुई के गोले उड़े, लेकिन घोंसला नहीं गिरा। बोधराज ने फिर से गुलेल तान ली। तभी कमरे में एक भयानक सा साया डोल गया। रोशनदान के सीखचे पर एक बड़ी सी चील पंख फैलाए बैठी थी। हम दोनों ठिठक कर उसकी ओर देखने लगे। रोशनदान में बैठी चील भयानक लग रही थी। यह चील का घोंसला होगा। चील अपने घोंसले में लौटी है, लेखक ने कहा। नहीं, चील का घोंसला यहाँ कैसे हो सकता है? चील अपना घोंसला पेड़ों पर बनाती है। यह मैना का घोंसला है। उस वक्त घोंसले में से चों चों ची ची की आवाज़ आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाकर चिल्लाने लगे। हम दोनों निश्चेष्ट से खड़े हो गए। हम दोनों ने कोई भी चेष्टा नहीं की यह देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर शहतीर पर बैठ गई। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती, कभी दाएं कभी बाएं देखने लगती। मैं चुप था। बोधराज भी न जाने क्या सोच रहा था। पर यहाँ यह रोज आती होगी, बोधराज बोला। अब मेरी समझ में आया कि क्यों फर्श पर जगह जगह पंख और मांस के लोथड़े बिखरे पड़े थे। ज़रूर आए दिन चील घोंसले पर झपट्टा मारती रही होगी। बोधराज अभी भी टकटकी बांधे चील की ओर देख रहा था। अब चील धीरे धीरे शहतीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी और घोंसले में बैठे मैना के बच्चे पंख फड़फड़ाने और चीखने लगे। बोधराज अब भी मूर्ति की तरह खड़ा था और चील की ओर देखे जा रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में बार बार कहता, क्या फ़र्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को मार डालती है या बोधराज अपनी गुलेल से उन्हें मार डालता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला भी नोच डाला होता। तभी बोधराज ने गुलेल उठाई और फिर सीधा निशाना चील पर बांध दिया। चील को मत छेड़ो, वह तुम पर झपटेगी, लेखक ने बोधराज से कहा। चील को निशाना नहीं लगा। कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर पड़ी और चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर के लिए घूरने लगी। चलो यहाँ से निकल चलें, मैंने डर कर कहा। नहीं, हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से ऐसे वाक्य सुनकर लेखक को बहुत अटपटा लगा। स्वयं ही तो घोंसला तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने झट से गुलेल मुझे थमा दी और जेब में से
5-7 कंकड़ निकालकर मेरी हथेली पर रखा। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, उसे बैठने नहीं देना, उसने कहा और स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा। मैं गुलेल चलाना नहीं जानता था। एक बार मैंने कंकड़ रखकर गुलेल चलाई, लेकिन इसी बीच गोदाम के दूसरे शहतीर पर चील जा बैठी थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया और फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी और उस पर जा खड़ा हुआ। फिर बोधराज ने दोनों हाथ ऊपर को उठाए और दोनों हाथ ऊपर उठाकर जैसे जैसे अपना संतुलन बनाते हुए उसने धीरे से घोंसलों को उठा लिया और धीरे धीरे कुर्सी से नीचे उतरकर मेज पर आ गया और घोंसलों को थामे ही छलांग लगा दी। चलो बाहर निकल चलो, उसने कहा और दरवाजे की ओर लपका। गोदाम से निकलकर हम गैराज में आ गए। गैराज में एक ही दरवाज़ा था और दरवाजे में एक छोटा सा झरोखा। यहाँ पर चील नहीं पहुँच सकती, बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैना के बच्चे चुप हो गए। बोधराज बक्से पर चढ़कर मैना के घोंसले में झांकने लगा। मैंने सोचा अभी हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक साथ उठा लेगा, जैसे वह अक्सर किया करता था। फिर भले ही उन्हें जेब में डालकर घूमता फिरे। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वह देर तक घोंसले के अंदर झांकता रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है, इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरी में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाकर हाँफ रहे थे। बोधराज ने उनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया। न ही उसने स्वयं छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? मैंने पूछा। वे इस झरोखे में से आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढने। हम देर तक गैराज में बैठे रहे। बोधराज देर तक मंसूबे बनाता रहा कि वह कैसे रोशनदान को बंद कर देगा ताकि चील कभी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वह चील की ही बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो न तो उसके हाथ में गुलेल थी और न ही जेब में कंकड़, बल्कि जेब में बहुत सा चुग्गा भर कर लाया था। और हम दोनों देर तक मैना के बच्चों को चुग्गा डालते और उनके करतब देखते रहे।